अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। आखिरी ओवर 6 दिनों का अल्टीमेटम है। इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन की अगर इस दौरान डेट ना दी गई तो उसके बाद दोबारा इस्लामाबाद आने की कॉल देंगे। हुकूमत कहती है कि आईनी मुद्दत वो पूरी करेंगे। क्या होगा 6 दिन बाद? प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। उसके बाद महंगाई का जिन बेकाबू है, कीमतें बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की, दीगर अजनास की भी अब साथ साथ कीमतें बढ़ेंगी। बहुत बड़ा सियासी चैलेंज है PMLN के लिए। PTI भी जाहिर सी बात है इसका भरपूर बतौर अपोजिशन फ़ायदा उठाएगी। आखिर में हुकूमत ने नैब के जो पर काट दिए हैं इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं। आज मुज़ाकरात ऑफ़र कर दी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। सबसे पहली बात यह कि जब उस दिन जो धरना होना था, जो कि कमिट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने कि धरना ही होगा, जब यकदम वो कॉल ऑफ कर दिया गया तो दारुल हुकूमत में ये चहमगोइयाँ थी कि किसी डील के नतीजे के अंदर ये खान साहब इस्लामाबाद में नहीं बैठे हैं और वो डील कुछ यूँ थी कि अगले आने वाले दिनों में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। आज एक सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि कोई भी डील नहीं हुई थी। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था। सब लोग तैयार हो गए थे लड़ने के लिए उस दिन रात। ये मेरे मुल्क का नुकसान था। इसको कोई ये ना समझे कि कोई हमारी ये कमजोरी थी, और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ कि जी कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। किसी से कोई डील नहीं हुई है। बहरहाल 6 दिनों का अल्टीमेटम दिया। उनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स थे उन्हें भी मालूम नहीं था कि ये धरना नहीं होगा और ये बात आगे 6 दिनों पे चली जाएगी। बहुत सारे लोगों ने ये अचंभे का भी इजहार किया कि ऐसा कब हुआ, कहाँ तय हुआ। लेकिन बहरहाल आज इस बात को दोहराया है इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि 6 दिनों में अगर डेट ना मिली इलेक्शन की तो फिर एक वो नई डेट की कॉल देंगे कि इस्लामाबाद दोबारा कैसे आना है। और इस बार वो कह रहे थे कि हम ज़्यादा तैयारी करके आएंगे। मैं आज ये वाजे कर दूं कि हम 6 दिन दे रहे हैं। उसके अंदर अगर इन्होंने ना अनाउंस किया कि असेंबलीज डिसॉल्व करके डेट कब अनाउंस करेंगे, ये मैं अब फिर से निकलूंगा। अब हम निकलेंगे तैयारी करके। मुज़ाकरात के बहरहाल जो दरवाजे हैं आज उस हवाले से बड़ा एक जिसे कहें कि बॉडी लैंग्वेज में और टोन में सॉफ्टनेस नज़र आई इमरान खान साहब के। उन्होंने कहा बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शन की डेट के इर्द गिर्द ही वो मुज़ाकरात होंगे। सो वो मुज़ाकरात के दरवाजे के हवाले से बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली कि वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खुले रखना चाहती है। हमने सारा वक्त अपने मुज़ाकरात खोले रखे, खोले भी रहने चाहिए, क्योंकि हम चाहते क्या है। ऑब्जेक्टिव्स है इलेक्शन, और जून में इलेक्शन, डिसोल्यूशन है असेंबली, इलेक्शन। सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि हम नेगोशिएट करके मुज़ाकरात से पहुंच जाए। लेकिन अगर ये नहीं इससे पहुंचेंगे तो प्रोटेस्ट से पहुंचेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा एक अपील भी की, एक ख़त भी लिखा जा रहा है। अगर दोबारा इस्लामाबाद आना है तो किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, किस तरह की प्रोटेक्शन चाहते हैं बतौर एक सियासी जमात के। इस बारे में भी आज खान साहब ने बात की। मैंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा और मैंने उनसे ये सारे सवाल किए कि क्या एक जमहूरियत के अंदर एक पुरअमन एहतजाज करने का हमारे पास हक है या नहीं है। क्या इस तरह का आगे अगर हम कोई एहतजाज करते हैं, और ख़ास तौर पर इन चोरों के ख़िलाफ़, ये सारे जो आप हरबे इस्तेमाल करेंगे, आप समझते हैं कि हम अब ये चुप करके भेड़ बकरियों की तरह ये सब मान लेंगे? चीज़ें क्लियर करें पोजीशन। कल पेट्रोल की कीमत जब बढ़ाई वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब ने, तो साथ ये साफ कह दिया कि मैं खबर दे रहा हूँ कि ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी और वो होगी अगस्त 2023 की। केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, जरूर आएगी, लेकिन अगस्त 2023 में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी इंशाअल्लाह। जब तक जो है वो शहबाज शरीफ वजीर आजम है। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खिताब भी कर रहे हैं और उस हवाले से खबरें यही आ रही हैं कि तमाम इत्तेहादियों को उन्होंने एतमाद में लिया है और बज़ाहिर यही होगा कि ये आईनी मुद्दत मुकम्मल करने की अनाउंसमेंट भी मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड है। साथ साथ वो कि धरना ही होगा। जब यकदम वो कॉल ऑफ कर दिया गया तो दारुल हुकूमत में ये चहमगोइयाँ थी कि किसी डील के नतीजे के अंदर ये खान साहब इस्लामाबाद में नहीं बैठे हैं और वो डील कुछ यूँ थी कि अगले आने वाले दिनों में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। आज एक सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि कोई भी डील नहीं हुई थी।
मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन इत्तेमाद में लिया है और बज़ाहिर यही होगा कि ये आईनी मुद्दत मुकम्मल करने की अनाउंसमेंट भी मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड है। साथ साथ वो टारगेटेड सब्सिडी के हवाले से भी कुछ ऐलानात मुतवक्के हैं। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया असद साहब। अभी तक तो हुकूमत जो है उन्होंने कह दिया कि ये 2023 तक ही है। ये जो इलेक्शन की डेट आप लोग मांगने इस्लामाबाद आए थे, जो यहाँ पे आके आपने 6 दिन का आगे और एक तारीख दे दी, तो उसकी तरफ से तो साफ जवाब आ गया है। कल मिफ्ता साहब ने भी कहा, शायद अभी प्राइम मिनिस्टर भी अनाउंस कर दें कि 2023 में ही अब इलेक्शन की तारीख मिलेगी। जी, उनकी तो गवर्नमेंट की पोजीशन यही है, और वो और बात है कि वो पोजीशन डिपेंड करता है कि किससे बात कर रहे हैं और किस वक्त बात कर रहे हैं, वो बदलती रहती है। बट आज की उन्होंने खबर यही दी है, तो इसमें कोई नहीं, इतनी बड़ी खबर तो नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत चल नहीं रही है, और मुल्क जो है उसको नुकसान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 2/3 पाकिस्तान जो है इस हुकूमत को वो एक लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं मानता। तो ख्वाहिश तो जाहिर है, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुंचे हैं। अपने भाई के पीछे पीछे वो सियासत करते रहे तकरीबन 25 साल से ज्यादा। उनको मौका मिला वजीर आजम बनने का, तो ख्वाहिश तो उनकी यही होगी, उसमें तो कोई इतनी ताज्जुब की बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो सख्त फैसले आप भी कह रहे थे कि लेने चाहिए हैं, वो नहीं लिए जा रहे। कल वो सख्त फैसला ले लिया, उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। ऑब्वियसली अब सियासी जो भी कीमत अदा करनी है वो उसकी करेंगे, लेकिन साथ साथ फिर उन्होंने इसके साथ कह दिया कि हम इलेक्शन अब अगले साल करवाएंगे। तो वो जो सख्त फैसले कर नहीं पा रहे थे, अब वो कॉन्फिडेंस उनमें आ गया है, क्योंकि शायद आप इस्लामाबाद में बैठे नहीं, आप वापस चले गए, तो उन्होंने वो कर दिए सख्त फैसले कल। नहीं, वो तो 2 महीने के अंदर एक फैसला हुआ है, और सिर्फ सख्त फैसले की नेसेसरी जरूरत नहीं है। अच्छे फैसलों की जरूरत है, बर वक्त फैसलों की जरूरत है, और वो फैसले हो नहीं रहे। ये तो आसान फैसला है कि 30 रुपए कीमत बढ़ा दी जाए, आवाम के ऊपर पूरा बोझ डाल दिया जाए। वही मुफ्ता इस्माइल जो कह रहे थे 137 रुपए से ज्यादा हम 1 रुपए पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाने देंगे, वो 180 रुपए पे ले गए, और अभी खबर ये है कि इसको मजीद आगे लेके जाएंगे। ये तो आसान फैसला है, ये तो आसानी वाला उन्होंने रास्ता इख्तियार किया। मुश्किल रास्ता तो, सख्त फैसला तो इमरान खान ने किया था कि हम कीमत भी नहीं बढ़ने देंगे और खसारा भी नहीं बढ़ने देंगे, और किस तरीके से उसको पूरा करना है। लेकिन अगर 2-2 महीने के अंदर एक फैसला होगा तो मईशत का वही हाल होगा जो इस वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन एक लीस ऑफ टेम्परेरी ही सही लाइफ तो मिली, जो कीमत बढ़ाई है। अब IMF की जो शराइत थी कि आप ये फ्यूल कैप खत्म करें, तो फिर उसकी तरफ से क्रेडिट लाइन आ जाएगी। थोड़ी एक सांस ब्रीदर तो मिला है ना हुकूमत को, वो जो पहले फंसे हुए थे बिल्कुल एक कोने में। ये देखें, जो 2 मुख्तलिफ बातें हम करें ना, एक वो है असद साहब से हम चाहते हैं कि हमारा राब्ता हो जाए। मीनवाइल और बहुत सारे इकोनॉमी से रिलेटेड जो मसाइल थे, जो बहुत सारे सवालात थे, मसलन फॉर एग्जांपल रूस से तेल लेने की बात होती थी, तो तहरीक इंसाफ मुसलसल ये कह रही थी कि रूस के साथ वो सस्ते मुआहदे करना चाहते थे, और इस वजह से वो चाहते थे कि सस्ता तेल आए और ये सारे सस्ता तेल अवाम को वो बेचें। बहरहाल आज मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने छान लिया है, कहीं भी कोई रिटर्न हमारे पास कोई चीज़ नहीं मौजूद जिससे हमें तयन कर सकें कि रूस से कोई तेल के हवाले से बातचीत हो रही थी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वो MOU, नॉन बाइंडिंग MOU कहां है जिसमें लिखा है कि हाँ रूस हमें ये सस्ता तेल देना चाहता है और हाँ हम ये सस्ता तेल लेना चाहते हैं। अपनी रुखसत से कुछ दिन पहले जो उस वक्त वजीर थे पेट्रोलियम के, उन्होंने एक खत लिखा और उस खत में उन्होंने ये तहरीर किया, हम दरखास्त कर रहे हैं कि आप तिजारत करें तो हमें बताइए, हम आपसे तेल भी खरीदना चाहते हैं, गैस भी खरीदना चाहते हैं, और हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि अगर हमें आप मार्केट से सस्ती कोई चीज दे सके तो दे डालें। इसका कोई जवाब नहीं आया। हमने फॉलो अप करने के लिए अपने जो एम्बेसडर हैं उनसे कहा कि वो जाके उनके वजीर तवानाई के जो हैं उनसे बात करें, तो उन्होंने कहा कि दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर ये जो बात है इस पे जरा बाद में बात करेंगे। जी असद साहब, इसके ऊपर मैं बात करूंगी, लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जी अब एटलीस्ट IMF की तरफ से उन्हें एक ब्रीदर तो मिला है, टेम्परेरी सही, ये कोई हल नहीं है, ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अभी थोड़े अरसे के लिए तो एक उन्हें मिला है ब्रीदर। देखिए, मैं वही जो आपसे कह रहा था ना कि ये 2 मुख्तलिफ बातें ना, एक क्या वो फैसले हो कर लिया उन्होंने जो IMF सुनना चाहता था, वो भी हमें नहीं पता कि बाकी उसके अलावा IMF के एग्रीमेंट के अंदर और क्या क्या चीजें जो हैं
इन्होंने उसका फैसला किया है, और अवाम के ऊपर अभी तो पेट्रोल बम गिरा है और पता नहीं कितने बम गिरने वाले हैं, वो एक चीज है। बट पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए और पाकिस्तान की अवाम की जो माशी जरूरियात हैं, उनके फैसलों का तो अभी तक इंतजार ही हो रहा है। अभी तक तो हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। तो फिर मैं वही कहूंगा कि सख्त फैसले नहीं, हमें अच्छे फैसलों की जरूरत है, और हमें ऐसे फैसलों की जरूरत है जिससे अवाम की जिंदगी के अंदर बेहतरी आए। ये जो भी बात कर रहे थे जिस ऑयल डील की, उस रशिया के ट्रिप में, मॉस्को के ट्रिप में मैं भी मौजूद था। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रशिया के जो है उनके साथ जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के अंदर भी मैं मौजूद था। मेरे सामने ये बात हुई और वहीं पे ये एग्रीमेंट हुआ था कि वापस जाके ये खत लिखा जाएगा। और वो जो है रशियंस ने बहुत हमें इनकरेज किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपके साथ जो है ये एनर्जी की जो मसनूआत है, गैस है, तेल है, उसको भी सस्ती कीमत के ऊपर हम आपको सप्लाई करने को तैयार हैं। और उन्होंने कुछ और ममालिक को किया है, आपने सुना भारत के अंदर वही रशिया से सस्ता तेल खरीद कर उन्होंने कीमतें कम कर दी हैं। जब इन्होंने 30 रुपए लीटर कीमत बढ़ा दी है, उसी हालात के अंदर उन्होंने सस्ती कर दी, और उसकी बुनियादी वजह यही बनी है कि उनको रशिया से सस्ता तेल मिला है। उसके बाद आके यहाँ पे फॉलोअप किया, उसके बाद हुकूमत बदल गई। अब मैं तो नहीं जानता कि रशियन ने क्या जवाब दिया, ये नहीं दिया। क्या ये इतने ज्यादा दबाव के अंदर हैं जब इनको पता है कि बैरूनी मुदाखलत हुई पाकिस्तान के अंदर, रूस के साथ ताल्लुकात की को बुनियाद बनाया गया, तो क्या इस हुकूमत के पास वो आजादी है वो फैसले करने की? क्या वो हुकूमत जो कि हुकूमत में इसलिए आई है क्योंकि इमरान खान आजादी से फैसले कर रहे थे और पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए फैसले कर रहे थे, खारजा पॉलिसी के फैसले आजादाना कर रहे थे, क्या ये हुकूमत इस काबिल है कि वो फैसले कर सके? यकीनन नहीं है। तो अब वो रशिया के मिनिस्टर ने क्या कहा या क्या नहीं कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे सामने, मेरे सामने मैं गवाही दे सकता हूं कि उन्होंने बिल्कुल हामी भरी थी कि हम सस्ती प्राइस के ऊपर तेल भी देंगे और गैस भी देंगे। और जैसे मैंने कहा कि अगर ये कोई मनगढ़ंत कहानी होती तो फिर ये बता दें कि इंडिया में क्या हुआ, वहां पे कीमतें। तो असद साहब, उसके बाद वो जो पेपर वर्क होता है, वो पेपर वर्क करने का आपको वक्त नहीं मिला, या वो पेपर वर्क भी कहीं हुआ था, या वो कहीं रास्ते में वो अधूरा रह गया? क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कोई पेपर वर्क नजर नहीं आया, तो गालिबन नहीं वो उन्होंने कहा कि उसके बाद ऑफ कोर्स ये हमाद जो है वो पूरी उसके बाद में, जहां तक मुझे याद पड़ता है तो उन्होंने ट्वीट के अंदर वो लेटर भी दिया हुआ है। वापस आके फौरी तौर पे वो खत लिखा गया। आपको अगर याद हो तो हमारे रूस के ट्रिप के कुछ ही अरसे के बाद ये सारी तमाशा शुरू हो गया था तहरीके अदम एतमाद का, और उसके बाद हुकूमत बदल गई थी। तो पूरी वो जाहिर है ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकी, लेकिन बाकायदा उसके बाद फॉलो अप मीटिंग्स हुई हैं। पेमेंट मैकेनिज्म क्या होगा उसके अंदर भी मैं मीटिंग के अंदर शामिल था। तो ये न सिर्फ बात हुई थी बल्कि बहुत संजीदगी के साथ और बहुत तेजी के साथ इसके ऊपर अमल दरामद करने की भी कोशिश की जा रही थी। सही। अच्छा, थोड़ा सा सियासत जो है, जो अगले 6 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली होगी, उस पर बात करते हैं। 6 दिनों के अंदर आपको इलेक्शन की डेट क्या अगर ऐलान नहीं मंजर आम पे आता तो आप, खान साहब ने कहा कि हम दोबारा एक डेट देंगे, कॉल देंगे इस्लामाबाद आने की। सो अभी आपको लगता है अगले 6 दिनों में ऐसे हालात हैं कि आपको कहीं ना कहीं से कोई बातचीत हो रही हो या कोई एश्योरेंसेज हो कि कोई डेट सामने आ जाएगी? क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद तो बज़ाहिर कह रहा है कि फिलहाल इन 6 दिनों में दबाव के तहत हम कोई डेट नहीं देने वाले। अच्छा, ये दबाव तो उनके ऊपर अपनी कारकर्दगी का है और अवाम का दबाव है। अवाम उनको मुस्तरद कर चुकी है। जैसे मैंने कहा, 2/3 पाकिस्तान कहता है कि हुकूमत जो है वो एक लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं है। तो असल दबाव तो उनको वो फील हो रहा है, वो तहरीक इंसाफ का दबाव नहीं, वो पाकिस्तान के अवाम का दबाव है। ये नहीं हमें पता कि अगले 6 दिन में हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये बड़ी इसके ऊपर चेमगोई हुई है कि कोई अश्योरेंस दी गई है, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता, और आज बड़ी तफसील से इमरान खान साहब अपना फैसला समझा भी चुके हैं, वो एक ऐसे लीडर हैं जो पाकिस्तान का भी दर्द रखते हैं और पाकिस्तानियों का भी दर्द रखते हैं। चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो शहरी हो, या वो वर्दी वाले पाकिस्तानी हो, पुलिस हो, फौज हो। जैसे उन्होंने कहा, फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है और अवाम भी हमारी है। तो उसको तसादुम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी आखिरी वक्त तक यही कोशिश रहेगी। लेकिन तसादुम आराम से उस दिन खत्म हो सकता था कि अगर आप H9 में चले जाते, आप लोग डी चौक, तो वो आप नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हुआ क्या हुआ, ये कि हमने ये H9 का आइडिया किसका था? ये तो हमने दरखास्त का था। इन राइटिंग हमने दरखास्त दी, हमने इन राइटिंग दरखास्त दी। और जब हमने ये दरखास्त दी, मैं आपको बताऊं, इस एक से ज्यादा ओपिनियन था इसके ऊपर। कुछ लोग चाहते थे उस वक्त भी कि ये डी चौक पे किया जाए, और हमने कहा कि देखो, इसके अंदर हम चाहते हैं माहौल जो है वो बिल्कुल पुरअमन रहे,
क्योंकि खान साहब बार बार कह चुके थे कि वो चाहते हैं कि फैमिलीज आए, इसके अंदर हर तबका फिक्र के लोग हो वहां पर, तो वो नहीं चाहते कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जहां पे कशीदगी हो। ये एक ऐसी जगह है जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक दफा नहीं 2 दफा ऑपोजिशन पार्टीज को इजाजत दे चुकी थी अपना जलसा करने की और धरना करने की, और जो उसमें से दूसरी दफा थी वो 27 मार्च 2022 थी, यानी आज से सिर्फ 3 महीने पहले, और उस दिन तहरीक इंसाफ का अपना जलसा था। तो हमने एप्लीकेशन दी, चंद दिन उन्होंने वो बैठे रहे इंतजामिया, उसके ऊपर आखिर में उन्होंने मुस्तरद कर दिया, मेरे ख्याल में 1 दिन पहले उससे मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जब तक ऑर्डर आया उस वक्त तक तो लोग डी चौक पहुंच चुके थे, क्योंकि जब मुस्तरद हो गई एप्लीकेशन, अब हमारे पास कोई जगह ही नहीं है जाने की, तो लास्ट मिनट पे कहां भेजा जाए भाई उनको। तो उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा कि आप डी चौक चले जाए। उन्होंने, ये हमारी राय नहीं थी, हमारी अगर बात मान ली गई होती तो हम तो पहले जा ही H9 रहते, और वो रिकॉर्ड पे हमारी। अब हुकूमत कह रही है, आज शहबाज साहब कह रहे हैं कि आप आए 6 दिन बाद जरूर इस्लामाबाद आए, आप H9 बैठे वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, आपने जब तक एहतजाज रिकॉर्ड कराना है वो करा लें। बिल्कुल ठीक है। और ये जो वो कह रहे हैं ये वो उनकी तरफ से कोई बहुत फराख दिली नहीं है, ये पाकिस्तान का आइन और कानून ये मुतालबा करता है। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि हर शहरी को एहतजाज का हक भी है, पुरअमन होना बहुत जरूरी है उसके लिए। बिल्कुल तहरीक इंसाफ पुरअमन होना चाहती है, मैंने आपको बताया हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल पुरअमन माहौल रहे, लेकिन ये जरा सा वजीर आजम ने ये नहीं बताया कि किस कानून के तहत। ये तो डी चौक तो बाद में पहुंचे थे ना, गिरफ्तारियां तो उससे 2 दिन पहले शुरू हो चुकी थी। लोगों के घरों के अंदर आधी रात को छलांगे मार मार के पुलिस जाके हिरासत में 2 दिन पहले ले रही थी। 80 साला जस्टिस हाई कोर्ट की जज अल्लामा इकबाल की बहू के घर छापा पड़ रहा था, यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। ये तो सब हो रहा था उससे 2 दिन पहले, अभी तो डी चौक की कोई कॉल भी नहीं थी। तो ये बहाना ना बनाए, जो उन्होंने किया वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी सियासी पार्टी के बिल्कुल इस किस्म का तशद्दुद हॉरिबल मनाजिर, और ये इनको हॉन्ट करेंगे वापस आके, क्योंकि हमेशा हुकूमत में नहीं होते, ऑपोजिशन में आना होता है, और इस तरह की मूवमेंट्स में फिर बहुत एक बड़ा उन्होंने एक सियासी जवाब मुहैया कर दिया उस वक्त अपने ओपोनेंट्स को। लेकिन असद साहब, सवाल ये है कि आप लोग किस तरह की तैयारी करके आना चाहते हैं? खान साहब ने कहा हमें वो वक्त नहीं मिला, हम अगली दफा बेहतर तैयारी करके लाएंगे। ऐसी कौन सी तैयारी में कोताही थी? क्योंकि आप सेक्रेटरी जनरल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, जो इस दफा नहीं की थी आप लोगों ने। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है ना, सबसे बड़ी चीज ये थी कि पिछली दफा क्योंकि हम एक पुरअमन मार्च की हर तकरीर में खान साहब यही बात करते थे, वो अपील करते थे, और पुराना जैसे मैंने कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद था, हमारी हुकूमत ने ऑपोजिशन को, पीडीएम को खुद इजाजत दी हुई थी उस ग्राउंड की। सुप्रीम कोर्ट के मुताद्दिद वर्डिक्ट इसके ऊपर मौजूद थे, तो ये इसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी कि इतना बदतरीन तशद्दुद शुरू कर दिया जाएगा और हजारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे और छापे पड़ेंगे, इस तरीके से कंटेनर लगाए जाएंगे जो आज तक कभी नहीं हुए। तो वो तैयारी जो बात करें ना, वो बुनियादी तौर पे कानूनी तैयारी है। उन्होंने खत का जिक्र किया था, वो एक्चुअली उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी मीटिंग हो रही थी और ये फैसला हुआ है कि वो बाकायदा एक फॉर्मल पिटिशन के तौर के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और उसके अंदर तमाम यही हकायक सामने रखे जाएंगे और ये मुतालबा किया जाएगा, ये दरखास्त की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से कि एक वाज़े हिदायत इशू की जाए कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक लोगों को, हर पाकिस्तानी को पता हो कि कोई उनके साथ गुंडागर्दी नहीं की कर सकती, पुलिस किसी कोई छापे नहीं मारे जाएंगे, कोई कंटेनर नहीं रखे जाएंगे और उसके बदले में तहरीक इंसाफ ये मुकम्मल तौर पर कमिट करेगी कि पुरअमन एक वहां पे होगा। 1 दिन बैठे तो 1 दिन होगा, 3 दिन बैठे तो 3 दिन होगा, लेकिन जितनी देर भी होंगे वो पुरअमन होगा और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक हो। सही। आखिरी चंद सवालात, क्या खान साहब कहीं ना कहीं नाराज हैं कि जो आपकी खास तौर पे पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की जो क़यादत है वो उस तरह से लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाई, खास तौर पे जो आपके सदर है वहां पे पंजाब के, उनके हवाले से जनूबी पंजाब से बंदे नहीं लेके आए, पंजाब से जो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन थे तहरीक इंसाफ की, क्या उस हवाले से कोई नाराजगी कोई पार्टी के अंदर उसका इजहार किया? अच्छा, ये इस किस्म की खबरें जो है ना वो सब पार्टी के अंदर से अमूमन लगवाई जाती हैं, तहरीक इंसाफ के पुराना काम है ये। देखिए, मैं तो खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के लीडर्स, वर्कर्स को, बल्कि अवाम को। जिस तरीके का बदतरीन रियासती तशद्दुद उस दिन देखने को मिला, कोई सोच नहीं सकता था कि उसके बावजूद जिस तरीके से अवाम निकलेगी। इस्लामाबाद तो कमाल ही था। आप
आपने खुद देखा होगा जो मनाजिर, उस वक्त हम पहुंचे भी नहीं थे। फिर जब हम रात को यहाँ पर पहुंचे हैं, वो जब इस्लामाबाद आप दाखिल होते हैं तो मेरा ही हल्का है चबन, वहां पर कोई चप्पा चप्पा ऐसा नहीं था जहाँ पूरी पूरी फैमिलीज ना खड़ी हो। रात के 12 बजे से शुरू हुआ और सुबह के 6 बजे तक हम वहां मेरे हल्के से गुजर रहे थे। उस 6 घंटे में कोई मुकाम ऐसा नहीं मिला जहाँ फैमिलीज, घर वाले ना खड़े वो इस्तकबाल करने के लिए। और ये उस दिन हो रहा था जिस दिन इस्लामाबाद में बदतरीन टीयर गैस शेलिंग हुई, लाठी चार्ज हुआ, लोगों को मारा पीटा गया, हिरासतें हुई, गाड़ियां तोड़ी गई और क्या क्या नहीं हुआ। उसके बावजूद लोग बाहर निकले हुए थे। तो मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ सब लोगों को कि जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम ने उस दिन खड़े होकर वाकई साबित किया कि हम अपनी हकीकी आजादी लिए बगैर नहीं रुके। तो कोई नाराजगी नहीं है जो कल कोर कमेटी का इजलास तलब किया है, उसमें कोई आगे अब नहीं देखेंगे बरतरफियां हो या उखाड़ पे चाड़ हो या कोई तब्दीलियां हो लोगों के पार्टी के अंदर कलमदानों में? नहीं, कल के इजलास का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कल का इजलास जो है वो जो आगे कॉल दी जा रही है उसकी तैयारी के लिए है। बाकी साथ साथ मैं ये आप जरूर बोल दूं कि ये मेरी जिम्मेदारी भी है और मैंने रिपोर्ट भी तैयार करवा रहा हूँ। चेयरमैन को 2 दिन बाद वो रिपोर्ट प्रेजेंट हो जाएगी। हर एक की कारकर्दगी यकसा नहीं थी। कुछ लोगों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, कुछ लोगों ने नहीं इत्मीनान बख्श कारकर्दगी की। तो वो रिपोर्ट तो पूरी बना के दी जाएगी। वो तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि सभी जबरदस्त काम करें या सभी खराब काम करें। तो वो रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। वो परसों मैं चेयरमैन को प्रेजेंट कर दूंगा और उसके अंदर हम बता देंगे कि किसकी कारकर्दगी अच्छी रही या नहीं रही। लेकिन कल का इजलास कैसे कोई ताल्लुक। बहुत शुक्रिया। सदुबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि अंदर ये बात ये सही है कि सबकी यकसा कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनका कहना है कि रियासती जबर ही इतना ज्यादा था कि उसमें भी इतने लोग जो बाहर निकल आए हैं वो उसको अपनी एक फतह समझते। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपसे मिलेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का खिताब मुतवक्के है, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर अज़हर फ़ारूक अंदर की खबर निकाल कर ले आए हैं कि आज जो इत्तेहादियों के साथ उन्होंने मुलाकात की है उसमें इस बात पे इत्तफ़ाक़ कर लिया है हुकूमत ने कि 2023 तक ये अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे। इमरान खान साहब 6 दिन का अल्टीमेटम देकर कहते हैं कि दोबारा आने का मैं यहाँ पर ऐलान करूँगा। तो ये क्या ये डेडलॉक बरकरार रहेगा? खान साहब ऐसे ही प्रेशर स्ट्रीट मूवमेंट का डालते रहेंगे या ये सूरत हाल में कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता, कोई मुज़ाकराती ऑप्शन भी मौजूद है? बात करेंगे। काशिफ वासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद शरीफ साहब मौजूद है। काशिफ साहब, इस वक्त आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिकॉज कल तक तो हुकूमत के से कहते हैं ना उनका स्पाइन नहीं थी उनके पास। कल हमने यक देखा कि फैसला कर लिया कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम 2023 तक रुकेंगे भी। खान साहब ने भी आज टेम्परेचर बढ़ा दिया कि भाई इलेक्शन की डेट चाहिए ही चाहिए है, वरना फिर मैं आ जाऊंगा दोबारा इस्लामाबाद। देखिए, जब इस तरह के फैसले होते हैं ना मारिया, ये जो हुकूमत ने भी फैसला किया है, ये फैसले तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखकर किए जाते हैं। आई कांट इमेजिन कि चंद लोगों ने, और आपको याद होगा जब ये हुकूमत बनी थी तो उस वक्त सबसे बड़ा खतरा या खौफ इनको ये था कि हम मुश्किल फैसले करें और कोई हमारा एक इत्तेहादी किसी वजह से निकल गया तो जो 100 जूते भी और 100 प्याज भी, वो जो भी मिसाल है उसकी वो करना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस लाना, हुकूमत गिराना कोई रोला तो है नहीं अगर सारे ऑन बोर्ड ना हो। तो इस वजह से ये पहले कहा गया था, पहली जो मीटिंग हुई थी इत्तेहादियों के, उसमें उन्होंने कहा कि पहले उधर से जाके गारंटी ले लें कि क्या हमें अपना वक्त पूरा करने का मौका दिया जाएगा या नहीं। सो अब मुझे ये लगता है कि ये जो फैसला कल अनाउंस हुआ, जो मिस्टर इस्माइल साहब ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे। उनसे गारंटीज ली गई होंगी कि हुकूमत अपना 1.5 साल या 1.25 साल जो बचता है वो पूरा करेगी। उसके बाद ये फैसला, और फिर आज शहबाज साहब की तकरीर का आप भी मेरा ख्याल है इंतजार कर रही हैं। वो तकरीर है कि आने का नाम नहीं ले रही वो शहबाज स्पीड पे वो तकरीर हो रही है, हालांकि वो हमें बताया जाता है काफी एफिशिएंट है शहबाज स्पीड, लेकिन तकरीर काफी डिलेड है आज। तो मुझे लगता है कि वो आज अपनी तकरीर में भी ये अनाउंस करेंगे। मरियम औरंगजेब ने भी आज कह दिया, सारे यही कह रहे हैं अब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सो मुझे ये लगता है कि सब ने बैठकर ये फैसला किया है कि ये हुकूमत चलेगी और अपना 1.25 साल पूरा करेगी, मुश्किल फैसले करेगी, IMF के पास जाएगी। सो इलेक्शन का जो ऑप्शन था वो अब कल से ये बात चल रही थी इमरान खान साहब की, मैं भी सुन रहा था, असद उमर साहब से भी बात कर रही थी जब कल से ये बात चल रही थी। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब एंटर हुए इस्लामाबाद, बहुत डिले के बाद पहुंचे जहाँ तकरीर की सुबह 7 बजे उन्होंने, कि शायद कोई बातचीत चल रही थी। अब वो तो समझ आ गया कि कोई डील नहीं थी, कोई गुफ्तगू नहीं हुई।
ये गैसवर्क बड़ा चल रहा था कल। मैंने बल्कि आते हुए एक साहब को कहा, मैं कहा लगता ही है कि वो जो कल शहबाज साहब की तकरीर और इमरान साहब का चले जाना, लोगों ने अपनी तस्वीर को खबर बना के हमने सारों को बताया कि जनाब बात तय हो गई है और अब देखिएगा चंद दिनों में इलेक्शन आ जाएंगे। तब मुझे लगता है कि खान साहब क्या कर सकते हैं, हम ये ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। हाँ, ये पूछती हूँ ऑप्शंस क्या है काशिफ, बिकॉज अभी जब यही सवाल मैं अर्शद से भी पूछना चाहती हूँ। अर्शद साहब, बिकॉज पहले भी हमने देखा 1.5 महीने पहले सबने मिलकर तय कर लिया कि इंतकाल इक़्तिदार होगा, पीडीएम की हुकूमत होगी, इमरान खान साहब या अपोजिशन में बैठेंगे। उन्होंने वो बहरहाल वो नहीं बैठ रहे, उन्होंने कहा मैं सड़कों पे चला जाऊंगा। सो बातें तो 1.5 महीने पहले भी तय हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद हालात यहाँ तक पहुंचे हैं कि इस वक्त मुसलसल दबाव बढ़ाते रहे इमरान खान। सो क्या अभी उनके पास कोई और कार्ड्स हैं कि या फिर उनको वही आए इस्लामाबाद बैठे, H9 बैठे, यहाँ बैठ के एहतजाज करें जब तक बैठना है? मारिया, इमरान खान के पास इस वक्त बहुत सारी ऑप्शंस हैं और एस्केलेशन लैडर मिलिट्री एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें कि आप ग्रेजुअली चीजें बढ़ाते हैं और इमरान खान उस एस्केलेशन लैडर में साथ साथ इनको फेस सेविंग की भी ऑप्शन देते जा रहे हैं, रास्ता भी बताते जा रहे हैं कि आपने कहाँ से एग्जिट लेना है और वो रास्ता है कि अर्ली इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो वो एस्केलेशन लैडर पे आगे बढ़ते जाएंगे और उसमें ऑप्शंस उनके पास काफी सारी हैं। लाजमी नहीं कि वो धरने करें, पूरे मुल्क का शटडाउन भी हो सकता है और ये ऑप्शन जो है जो आप अभी 25 तारीख को जो मनाजिर आपने देखे कि पीटीआई ने ये प्रूव किया है कि वाहिद पाकिस्तान की सियासी जमात है जो कराची से लेके खैबर तक जिसकी सपोर्ट मौजूद है और जिसके वर्कर्स इतने कमिटेड हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो प्रोटेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। अब बाकी ये प्रोटेस्ट आगे किस किस तरह से जाता है, क्या स्ट्रेटजीज हैं, आज भी उनकी कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें मजीद ऑप्शंस भी इस हवाले से डिस्कस किए गए हैं और इमरान खान ने कहा कि अगली दफा हम पूरी मजीद तैयारी के साथ आएंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उन्हें नहीं आने देंगे और नून लीग और उसके जितने भी सहूलतकार हैं, आपने वजह फरमाया कि ये फैसले तो पहले हो गए थे कि इस हुकूमत को चलाना है, लेकिन इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद एक जो सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त इमरान खान के पास है वो अवाम की सपोर्ट है। और अगर आप 2018 के इलेक्शन वाजना करें, उसमें नंबर ऑफ सीट जो पार्लियामेंट में थी 155 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 84, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और फिर जो PMLN और उनके सहूलतकारों ने जो भानमती का कुंभा इकट्ठा किया है उसमें इन्होंने कहा कि इसको चलाएंगे। सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी जो इमरान खान ने एक रिजीम चेंज के हवाले से कौम को आगाही दी कि ये इस तरह से हुआ। अब से कुछ देर पहले असद उमर ने भी बताया कि ये महंगाई इसलिए हो रही है कि रूस के विजिट के बाद बहाना बना के इस हुकूमत को बर्खास्त कर दिया गया। अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी इमरान खान बाकायदा कह रहे हैं और इमरान खान ने कौम को ये कहा कि वो हकीकी आजादी की अर्शद साहब देखिए, अभी इसमें दो ऑप्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल काशिफ, आज बहुत सारी तकर्रियां जो हैं वो अगर पार्लियामेंट में तहरीके इंसाफ मौजूद होती, उनका लीडर ऑफ अपोजिशन होता तो उनका इसमें इन तकर्रियों में ये जो लेजिस्लेशन हो रही है जो उनको बहुत उनके दिल के करीब थी, अब उसमें उनका कुछ से नहीं है। राजा रियाज साहब के साथ बैठ के वो तय करेंगे चेयरमैन नैब कौन होगा, तो पार्लियामेंट से वॉकआउट कर जाना आप समझते हैं इन द लॉन्ग रन ये एक वाइज स्ट्रैटेजी थी पीटीआई की? देखिए, उस वक्त बड़ी बहस हुई थी तहरीक इंसाफ में भी। मुझे याद है जब पहले दिन उन्होंने इस्तीफे अनाउंस किए तो बहुत से लोगों से मेरी बात हुई तहरीक इंसाफ की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था उस वक्त कि इस्तीफे क्यों देंगे असेंबली से, असेंबली में रहना चाहिए। असेंबली इतना बड़ा फोरम है, इमरान खान साहब एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब भी तकरीर करेंगे उनको तकरीर करने से रोका नहीं जा सकता। वो वहां खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब हैं, दूसरे हैं, जरदारी साहब बैठे हैं, वक्ता डाल देंगे, वो जो लफ्ज है ना वक्ता डाल देते हैं उनको। जिस तरह इनको वक्ता पड़ा हुआ था ये उनको वक्ता डाल सकते हैं। लेकिन एक फैसला किया गया और फैसला अगले दिन बहुत से लोगों का ख्याल था कि फैसला ठीक साबित हो गया जब लोग निकल आए, इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ। लेकिन जो आपने अपॉइंटमेंट्स की बात की, देखिए इनको खुद भी थोड़ा सा एहसास करना है। ट्रू, ये जमहूरियत के नारे मारने से कोई जमहूरी नहीं होता। अपॉइंटमेंट बताएगी कि क्या वाकई ये क्या करना चाहते हैं। जब आप जिस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं, मैंने आज देखा किसी चैनल पे 3 नाम चल रहे थे और नामों में कौन कौन है। फवाद साहब अब चेयरमैन नाम जी, कमर जमान चौधरी साहब जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कहा गया जब उनको बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने पैनमा के दौरान, उन्होंने कहा आज नैब हमारे सामने फौत हो गई, आज अगर आपको कहा जाए कि आप ये अपील फाइल करें तो आप करेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी मैं आज भी ये अपील फाइल नहीं करूंगा। एक स्प्लिट डिसीजन की अपील जो हुदैबिया में आया था वो फिर हुदैबिया सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ फैसला आ गया। बहरहाल
फैसला भी और तीसरा नाम बशीर मेमन साहब का है, वो भी हमें मालूम है कि उनके ताल्लुकात जो है वो आखिरी दिनों में नो कि किस तरह से उनकी पीटीआई के साथ ताल्लुकात, किसके साथ अच्छे हैं और किसके साथ खराब हैं। देखिए ये इंटेंट दिखाती है कोई भी गवर्नमेंट, जब आप अपॉइंटमेंट्स करते हैं तो आप ये बताते हैं लोगों को कि हमारी इंटेंट, हमारी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत ये है कि फवाद हसन फवाद को आपने चेयरमैन नायब लगाना या कमर उस्मान चौधरी को आपने चेयरमैन नायब लगाना, तो आपने अपनी नीयत तो दिखा दी है कि इस मुल्क में एहतसाब अब नहीं होगा। देखिए एहतसाब कोई ये नहीं कह रहा कि विच हंट करें, कोई ये नहीं कह रहा कि लोगों को आप जाली मुकदमात में फंसाएं, बट ऐसे ऑनेस्ट अपराइट लोग मौजूद है पाकिस्तान में। हाँ, और खुद ही बैठ के अपने लिए मैकेनिज्म तय कर लें, अगर आपको लगता है फ्लॉ मैकेनिज्म है। अरशद साहब, अब क्या एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, ये तो वही बात हो गई कि मैंने इम्तिहान देना है तो पक्का मैं खुद सेट करूं। नहीं, प्रॉब्लम इसलिए कि हम लोग नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि फिर कहते हैं जी कि और लोग आके हमारे फैसले कर देते हैं, तो ये कुछ अपने लिए खुद भी। एक चीज इसमें और ऐड कर दूं, क्विकली मैं ऐड कर दूं। देखिए आप असेंबली को देखिए, एक नेशनल असेंबली, कोई भी असेंबली बगैर ऑपोजिशन के कैसे चल सकती है? और ऑपोजिशन लीडर कौन है जो खुला टीवी पर आकर कह चुका कि मैं नून लीग की टिकट लूंगा। बस ये किस किस्म चलिए कंक्लूडिंग नोट अरशद साहब, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, तो अभी क्या ये प्रेशर हुकूमत सस्टेन कर गई है? जो 1.5 महीने का खान साहब ने बड़ा तगड़ा जलसों का प्रेशर बनाया हुआ था, अब वो आकर H9 में आएंगे तो क्या वो उस तरह का अपना मोमेंटम बना सकेंगे जैसे पिछले 1.5 महीने में बना के यहाँ पहुंचे थे? मारिया, ये प्रेशर बढ़ता जाएगा और अब ये अक्रॉस पाकिस्तान ये प्रेशर बढ़ेगा। सिर्फ इस्लामाबाद ही उसका फोकस नहीं होगा, पूरा पाकिस्तान उसका फोकस होगा। और आप आइंदा आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें देखेंगे और लोग जो ये कैलकुलेशन करके बैठे कि जनाब सिर्फ इस्लामाबाद आएंगे, आके H9 में बैठ जाएंगे, आए आके धरना करें और चले जाएं, चीज़ें इस दफ़ा काफ़ी मुश्किल होंगी और अक्रॉस पाकिस्तान होंगी। बहुत शुक्रिया। काशिफ बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अर्शद शरीफ साहब मौजूद थे। ब्रेक